गो थ्रू थोड़ा बोरिंग हो जाएगा बीच में, सर्च पेपर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। अगर पैशन है तभी इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज देयर आर नो स्टोरीज, नो सस्पेंस, नो टर्न्स एंड ट्विस्ट। बहुत ड्राई लगेगा जब आप पढ़ेंगे, बट अगर पैशन है फिर आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, सो especially all of you who are in the last this thing, you are the future of our country. We are very proud of our country. We are, see, in 1980s, and then I'll finish. 1980s, Iran was a bigger economy than us. Countries who divide people on the basis of religion, or country who run their countries based on the basis of religion, can never prosper. वो तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मानस की जात सब एक है, उसको पहचानो। Everybody is equal. When you realize this philosophy that everybody is equal, only then you can be Viksit. Otherwise, I mean, you may achieve numbers, you are not Viksit. Everybody who loves the country needs to be respected and needs to be included in the development of the country. ये भी आपने एचआर ने अपने दिमाग में रखना है, सबको बराबर की नजर से देखना है। हम सब अपने कंट्री से बहुत प्यार करते हैं और हमने सभी को इंक्लूड करके, इंक्लूसिव स्ट्रेटजी, दैट इज द वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ एचआर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now, after this, I would like to request Shri Gopal Krishna Agarwal ji, who is the Director BPCL and National Spokesperson of BJP. He is the National Spokesperson of Bharatiya Janata Party for Economic Affairs and lives in Noida. He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountant of India. He is an economic thinker and writes extensively for newspapers, financial journals, and delivers lectures and seminars and conferences. He is a trustee and a treasurer of the Indian Policy Foundation and Dr. Mukherjee Smriti Nyas. Let me welcome on podium Shri Gopal Krishna Agarwal. धन्यवाद। बहुत अच्छा दो लेक्चर हुआ आपका। आई हैव नोटेड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मेरे साथ जो फेलो पैनलिस्ट हैं श्री राजीव अग्रवाल जी, उनको भी हमने सुना, और अंतरप्रीत सिंह जी, जरूर आपका पेपर हम भी कोशिश करेंगे कि पढ़ें, और बंस बहादुर सिंह जी, सॉरी मुझे थोड़ा एक जगह एक और प्रोग्राम में निकलना था, पहले 12:30 था तो मुझे जल्दी जाने का था, नहीं चूँगा। और हमारे उमेश शर्मा जी, और मुझे विनय, डॉक्टर विनय जिन्होंने बुलाया, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और यहाँ पे सारे उपस्थित स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, बहुत अच्छे हमने लेक्चर सुने और मुझे लगता है पूरे दिन का पहला सेशन भी बहुत अच्छा हुआ था, मैंने सुना, और आगे भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जो बेसिकली जो थीम है आज की, विकसित भारत एट दी 2047, मेरे साथ जोर से एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए साथियों, यहाँ पे एचआर बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और इसमें रोल ऑफ कॉर्पोरेट, मेरे पीएसयूज में काफी एक्सपीरियंस है, मेरा 4th पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, कुछ टेक अवेज इन्होंने बताए। अल्टीमेटली अब तो पीएसयूज के तो बोर्ड में सब में एचआर डायरेक्टर, बोर्ड पे स्पेस है ही उनको। दूसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं बोर्ड में था, तभी उस समय काफी इनिशिएटिव लिए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सभी बैंकों ने उस वक्त लिए, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बैंकों ने, उसका हमने बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी देखा। और एक और बात है कि जो महत्वपूर्ण बात है कि उसमें हमारे भी एक्सपीरियंस ये थे कि गैप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको कहाँ जाना, सडनली हमने जब बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्किंग में देखा था, तो एक बार बीच में ऐसा पीरियड आया
कि हमें लगा कि अरे इस अगले साल तो बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं और इतने अपने न्यू स्किल्स, नए नए इनिशिएटिव्स, बाहर के लोग कंसल्टेंट्स वगैरह भी लेके आ रहे हैं, बोर्ड में भी प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आए थे, क्या हमारे बैंक के लोग इतने इस तरह के तैयार हैं? तो हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए और उनका बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एंड एचआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि यह जो आज का टॉपिक है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आने वाले विकसित भारत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी करेगा। युवा यहाँ शक्ति है, युवा लोग हैं, उनको यहाँ पे उनके साथ बातचीत करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन हम ये भी जानते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं स्किल, स्पीड एंड स्केल, ट्रिपल एस उन्होंने कहा। यू हैव टू डू विथ स्पीड एंड यू हैव टू गेट द स्किल्स फॉर डूइंग दैट एंड देयर हैज टू बी स्केल। अगर आप छोटा सा कोई काम रिमोट एरिया में कोई कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इफ यू इट इज नॉट स्केलेबल देन इट विल नॉट गिव अ मेजर इम्पैक्ट। तो यह तीनों के लिए बहुत जरूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप। और डेमोग्राफिक डिविडेंड जानते हैं प्रधानमंत्री जी, हम सब जानते हैं, लेकिन यह भी बहुत स्ट्रांगली माइंड में सरकार के है कि वी मे गेट ओल्ड बिफोर वी गेट रिच इफ वी डू नॉट डू इट एट अ फास्ट पेस। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर्स है। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात है। कुछ बातें मैं अवश्य करूंगा क्योंकि यहाँ पे कैरियर यंग लोग हैं। मुझे लगता है कि जब हम अपने कैरियर को अलाइन करते सरकार के पॉलिसी इनिशिएटिव और फोकस्ड एरिया में, जहां पे सरकार आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जहां पे इकोनॉमी मूव कर रही है, जहां पे एक्टिविटी सरकार के फंडिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने देखा कि 2014 के बाद जिस तरह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, that was because of the institution of independent directors giving the board more autonomy and taking care of many of the factors। उसका बहुत बड़ा फर्क हुआ था। अगर आप 2014 के पीएससी की वैल्यूएशन देखें और 2024 की वैल्यूएशन देखें, एक समय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ऐसी बात आ गई थी कि भाई ये तो सब डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, दे आर सकिंग द नेशनल रिसोर्सेज। और आज मैक्सिमम जो कैपिटल कैपेक्स फॉर्मेशन है, मैं बैंक भारत पेट्रोलियम के बोर्ड पे हूँ, लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले एक साल में, जो प्लान जो आने वाले 5 साल में इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ओएनजीसी ऑयल सेक्टर में हमने बैंकों का भी देखा, तो मेजर कैपेक्स इन एडिशन टू व्हाट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह पे तो लगभग 12-13 लाख करोड़ का कंटिन्यूसली जीडीपी का हाई रेशियो इन्वेस्टमेंट कर रही है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड कैपेसिटी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो एक फैक्टर में। बट टू मैच दैट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर मैचिंग द गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग साथ में प्लान कर रहे हैं। दे आर गिविंग ह्यूज डिविडेंड टू द कंपनी, वैल्यूएशन गवर्नमेंट को भी बहुत बड़े। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मुझे एक चीज बात कहनी है आपको कि भारत में हम रहते हैं, भारत की बात आपने कही सिंह साहब, भारत में जो बात है, भारत का डेफिनेशन है वी आर इन परस्यूट ऑफ नॉलेज। भा दीप्तौ रतः, मींस भा मींस नॉलेज, which country is continuously engaged in pursuit of knowledge, that is the important thing। अगर हमने एक समय था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर गए थे, लेकिन उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी जब एक्टिवली जब 2013-14 यानी 12 से लेकर 14-15 तक इंडिया का मेजर इनिशिएटिव ग्रोथ इकोनॉमी की नॉलेज इकोनॉमी के बेस पे हुई थी, तो वह उस पे बहुत सारा इनिशिएटिव सरकार का इन्वेस्टमेंट है, चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को लेके बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें अपने कैरियर को ऐसे एरियाज पे अलाइन करना चाहिए जहां पे सरकार का भी फोकस है, जहां पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज का भी फोकस है। तो क्या होगा, जैसे एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है व्यक्ति का, अगर मेरा अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है कि मुझे
लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, पैसे भी कमाने हैं, मुझे परिवार को चलाना है, मेरे अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी देखना है, तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को आप गवर्नमेंट के और सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर देते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज यू आर मीटिंग अ हायर गोल ऑफ द कंट्री अलोंग विद गेटिंग बेनिफिट फॉर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. तो नॉलेज इकोनॉमी इज वन एरिया वेयर ट्रिमेंडस ग्रोथ इज पोटेंशियल इंडिया का है, वो कर रहे हैं. सरकार अपने आप में बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें कर रही है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ले लें. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो हमने देखा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सरकार कितना इन्वेस्टमेंट करके कर रही है. रिन्यूएबल एनर्जी है, IPR है, इन सारे चीजों के अंदर सर बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग में कमी है. गैप एनालिसिस अगर हम करते हैं, अभी हम इंडियन इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, ग्लोबल लेवल पे जा रही है, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो कंपटीशन भी हमारी कंपनीज के लिए बढ़ रहा है. और अभी पीयूष गोयल जी से पीछे बात हो रही थी, अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अगर बनते हैं तो एक बड़े रेस्ट्रिक्शंस हमारे सामने आते हैं कि ESG कंप्लायंस क्या हमारे पास कंपनीज में है. दे कैन बिकम अ ट्रेड बैरियर. एक तरीके से एक तरफ तो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत वो फैसिलिटेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ट्रेड बैरियर. कार्बन एमिशन है, ये सब चीजें हैं. तो मुझे लगता है कि ये चीजों में हाउ टू इनकॉर्पोरेट valuation of human resources into the your balance sheet, how to incorporate the environmental concerns, environmental cost, internalize the environmental cost into your balance sheet. आप प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में कैसे आप कई प्रोजेक्ट्स का हमने देखा गवर्नमेंट वर्किंग में कि once you incorporate the social benefit out of it और environmental cost, तो आपका पूरा perception about that project changes. कुछ प्रोजेक्ट जो अनवायबल लगते हैं, अगर आपने उसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट उसमें इंक्लूड कर ले या सोशल ऑडिट वगैरह इंकॉर्पोरेट कर दे, तो सडनली दे बिकम्स बिग वायबल प्रोजेक्ट. तो यह सारे कैपेसिटी बिल्ड करने हैं. देयर इज अ ह्यूज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट इन दिस एरियाज, इन गैप एनालिसिस को. और आज के समय में गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है. आप मिनिस्ट्रीज से, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कैरियर्स पे अलाइन कर सकते हैं, सब अलग अलग इनिशिएटिव्स हो रहे हैं. मिनिस्ट्रीज में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि क्लियरली उनकी वेबसाइट्स में उन्होंने मेंशन किए हुए. उनको हम पढ़ें, उनको समझें, उनके साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स को हम अगर अपने कैरियर के साथ अलाइन कर देंगे तो हमारा कैरियर भी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा. यह बहुत जरूरी है. अभी PSUs भी क्या करें, स्टार्टअप इकोसिस्टम जब सरकार ने किया या अलग अलग इनिशिएटिव हैकाथॉन्स कर रहे हैं, तो ये क्या है कि वेरियस प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स जो कि चैलेंजेस हैं पब्लिक सेक्टर, क्योंकि मेरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम काफी रहा है, तो मैं देखा कि वेरियस चैलेंजेस दैट द कंपनीज आर फेसिंग, वेदर इट इज द प्रोसेस चैलेंज और प्रोडक्ट चैलेंज एटसेट्रा, वी हैव पुट इट ऑन आवर वेबसाइट. Whoever want to come out with solution to those challenges, the private this public sector undertaking, they also give funding for them. Huge funds have been allocated in the companies to support them. They have developed their products, buy those products. ये सारे सरकार ने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में किए हुए. तो मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, AI की बात की है, ESG कंप्लायंस, इसमें काफी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है. दीज आर द एरियाज व्हिच वी कैन डू वर्क. IPR रिजीम में काफी काम है जिनके अंदर बहुत सारे काम हम कर सकते हैं. तो नॉलेज इकोनॉमी इज वन पार्ट. एंड एक और बात मैं कह के बताना चाहता हूँ आपको कि अनदर फैक्टर जिसमें हम लोग सरकार की तरफ से काफी काम कर रहे हैं वो है कल्चरल इकोनॉमी. हमने देखा, आज आप देखिए दोस्तों कि भारत के अंदर इतना FDI का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतना ग्लोबल इंटरेस्ट भारत के अंदर आ रहा है. मल्टीनेशनल कंपनीज, आई विजिटेड मैनी कंट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आर ट्राइंग टू कम टू इंडिया. वो पूछते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ क्या करें, भारत में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. अभी स्मृति ईरानी जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गई थी, तो वहां पे उन्होंने बताया कि जो
जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेजर कंपनीज ने ये पूछा कि हम अयोध्या में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अनदर एरिया विच आवर गवर्नमेंट विल बी फोकसिंग ऑन इज द कल्चरल इकोनॉमी। भारत का हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानते हैं कि ये जो ग्लोबल इंटरेस्ट भारत में हो रहा है वो इसलिए नहीं हो गया कि उनको भारत से बहुत प्रेम हो गया, सडनली उन्हें बहुत अच्छे लग रहे, मोदी जी बहुत अच्छे लग गए। उनको लगता है कि आने वाले 1-2 दशक में economic activity globally is shifting towards India. India will be economic power and they want to participate in that economic activity. Therefore, they are interested in India and they are giving lot of space to India at the global platforms. तो हम ये बहुत स्पष्ट रूप से मानते हैं, if we want to be a big strong global power, विश्व गुरु की जब बात करते हैं 2047 का जो एम है प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का, कि वी बिकम द ग्लोबल लीडर इन वेरियस फील्ड, तो उसके पहले वी हैव टू बिकम एन इकोनॉमिक पावर। अगर इकोनॉमिक पावर हम बनेंगे तभी हम स्ट्रांगली विकसित भारत की तरफ भी जाएंगे और ग्लोबल लीडरशिप की बात करेंगे। दूसरी बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात में कहता था, वी आर नेवर शाय ऑफ सपोर्टिंग बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अगर आप वेल्थ क्रिएट ही नहीं करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल्स तो फेल होंगे। हमने कितने कम्युनिज्म के कितने एग्जांपल देखे। तो यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द वेल्थ क्रिएटर, इंडस्ट्री, बिजनेस। किसान भी होते हैं लेकिन इंडस्ट्री, बिजनेस, इफ यू डू नॉट create and respect business and industry and wealth creator, your distributive models will fail. तो यह भी महत्वपूर्ण बात हमारे सामने। तो इकोनॉमिक पावर बनने में एक और फील्ड में जो पूरी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है वह है कल्चरल इकोनॉमी। भारत का सांस्कृतिक धरोहर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 में बनाया था। मैं एक प्रोग्राम में गया था कि ट्राइबल 700 से ऊपर ट्राइबल रिमोट एरियाज में ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके अलग कल्चर है, उनके अलग ट्रेडिशन है, उनके फोक डांसेस है, उनके रिलीजन है, उनके म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, इतनी डाइवर्सिटी भारत में है, इतना इसमें पोटेंशियल है सांस्कृतिक भारत में। इस पोटेंशियल ऑफ ये जो कल्चरल जो है इसको इकोनॉमिक कनेक्ट अगर हम स्टैब्लिश कर देंगे तो ट्रिमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल हमारे लिए, जैसे नॉलेज इकोनॉमी ने एक समय में हमारे लिए ग्रोथ पोटेंशियल किया था, वैसा एक समय में अब आने वाले समय में कल्चरल इकोनॉमी का ग्रोथ पोटेंशियल हमारे देश में होने वाला है, जिसके ऊपर फोकस करें। जिसका एक एग्जांपल अयोध्या में है। अगर आप अयोध्या को अकेला एनालिसिस करेंगे या पढ़ेंगे तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज कमिंग, ह्यूज टूरिज्म पोटेंशियल, ये सब चीजें आएंगी। तो जो फूड